वेलकम टू इक्वेटर एकेडमी देहरादून। और अब हम लोग शुरू करेंगे अपना सेक्शन बी का पार्ट 1 का लेक्चर नंबर 2। उम्मीद है कि आप लोगों ने पहले के लेक्चर देख लिए होंगे और उसके जो एक प्रिसाइज नोट मेकिंग है वो आप लोगों ने शुरू कर दी। चलिए शुरुआत करते हैं इसमें लेक्चर्स में। तो ये जो हम लोग आज इस लेक्चर में टॉपिक ले रहे हैं वो है ग्रीन हाउस गैसेज एंड ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, ये सेपरेट आपके लिए क्वेश्चन बन सकता है कि राइट अबाउट द ग्रीन हाउस गैसेज, या write down the description of greenhouse gases, या what are the effects of greenhouse gases on our environment, or how we can tackle the greenhouse gases, या अलग से क्वेश्चन क्या बनेगा, what is global warming, how we can create it, how we can start it, how we can end it। ठीक है, तो ये टॉपिक लेक्चर करने के बाद कैसे भी क्वेश्चन आपके घुमा के आ जाएं तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप अपने मेंस के आंसर में उसको बहुत आराम से लिख लेंगे। चलिए सबसे पहले समझते हैं कि ग्रीन हाउस गैसेस को जो अब तक की साइंटिफिक रिसर्च हुई है उनमें ग्रीन हाउस गैसेस को किस तरीके से आइडेंटिफाई किया है। तो जैसे कि आप चार्ट में देख रहे हैं, ग्रीन हाउस गैसेस या ग्लोबल इमिशन को देख रहे हैं, आप देख रहे हैं किस तरीके से 76% जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को बताया गया है। देन उसके बाद मीथेन है आपकी, ठीक है, लगभग 16% के करीब बताया गया है। नाइट्रस ऑक्साइड को जो है वो 6% के करीब बताया गया है, और 2% जो है वो फ्लोरिनेटेड गैसेज है। अब स्टूडेंट्स आप लोग एक बात ध्यान रखेंगे कि जब भी आप अपने आंसर को लिखना शुरू करेंगे मेंस में, अगर आप ये वाला चार्ट बहुत जल्दी बना सकते हैं, चाहे पेंसिल से बनाए या चाहे पेन से बनाए, डजेंट मैटर, बट तुरंत आपने ऐसे चार्ट लिया, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपने क्या दिखा दिया 76%, और यहाँ पे क्या दिखा दिया भाई कि ये क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, क्योंकि मैं बार बार आप लोगों को रिपीट करता रह रहा हूँ कि आंसर मेकिंग में जो आपकी आंसर राइटिंग है उसमें 3 चीजों का होना आपके हर आंसर में अकॉर्डिंग टू दी सिचुएशन, अगर तीनों चीजें आ जाए तो अच्छी बात है। एक तो जो टेक्स्ट होगा आपका, यानी कि जो आप लिखेंगे, दूसरा आपका जो फ्लो चार्ट होगा वो बहुत जरूरी है क्योंकि इससे एग्जामिनर को पूरा आइडिया मिल चुका होता है, और तीसरा आपके जितने आप डायग्राम्स, जहां जहां जरूरी डायग्राम्स हैं वहां अगर बना के आएंगे तो बहुत अच्छे आपको नंबर मिलेंगे। तो पहले ही अगर ग्रीन हाउस गैसेस को लेके आता है तो आप पहले ही यहाँ से क्या करेंगे, शुरुआत करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगर इसको शुरुआत करें तो थोड़ा देखते हैं क्या चीज है ये। तो देखिए, द गैसेस इन द एटमॉस्फेयर सच एज वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड, tropospheric ozone, nitrous oxide, and methane, which are transparent to solar radiation but opaque to long wave radiation, are known as greenhouse gases। ठीक है, जब आप इतना लिखेंगे, इसी को शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, द गैसेस लाइक वाटर वेपर, CO2, ट्रांसफोरिक ओजोन, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, दे आर नोन एज ग्रीन हाउस गैसेस। ठीक है, वहीं पर आपने क्या करना है, एक छोटा सा, एक अगर तुरंत आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो डायग्राम है जहां बना सके। जैसे इसमें क्या वर्ड यूज किया है कि जो लॉन्ग वेव रेडिएशन आर नोन एज ग्रीन हाउस गैसेस बट ओपेक टू लॉन्ग वेव रेडिएशन। आपको पता है कि जो आपका सन है, ठीक है, सन से जो आपकी एनर्जी आती है वो किस फॉर्म में आती है, आपकी शॉर्ट वेव्स की फॉर्म में आती है। ठीक है, और जो हमारा ये एटमॉस्फेयर है जिसमें अभी मैंने बताया, अच्छी पहले आप लेक्चर देखा होगा, ट्रोपोस्फियर, फिर उसके बाद स्ट्रेटोस्फियर, फिर उसके बाद मीजोस्फियर और फिर थर्मोस्फियर। इनको पेनिट्रेट करते हुए ये आपके जो लिथोस्फियर है, जहां आप खड़े हैं, जो आपकी धरती है, अर्थ है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लिथोस्फियर। ठीक है, लिथोस्फियर। देखो जितने ज्यादा टेक्निकल जार्गन्स का वर्ड यूज करोगे उसको अंडरलाइन जरूर करना, ठीक है, उतना ज्यादा एग्जामिनर का ध्यान जाएगा और एग्जामिनर उतना ज्यादा आपको नंबर देगा। ठीक है, तो ये वही बात बोली गई कि ग्रीन हाउस कैसे होता है, फिर लॉन्ग वेव होता है, फिर रेडिएशन से बाहर जो है उनका निकलना जो होता है वो थोड़ा पूरा नहीं हो पाता है। ठीक, वो चीज क्या है। अगला बढ़ते हैं। These trap long wavelength radiation from the Earth's atmosphere system within the lower level of atmosphere। ठीक है, लोअर लेवल ऑफ एटमॉस्फेयर, यानी कि ये वापस जो रेडिएशन होता है वो वापस निकल नहीं पाता। इसको अगर मैं आपको एक डायग्राम में दिखाने की कोशिश करूं, यहाँ पे एक डायग्राम लेते हैं, थोड़ा सा आपको लेक्चर हो सकता है लेंथी हो जाए लेकिन आपको मजे बहुत आएंगे समझने में जिनको नहीं पता। तो हम एक इमेजिन करते हैं कि ये आपका जो है क्या है भाई, सन है। ठीक है, सन से जो है आपकी क्या आ रही है, जो रेडिएशन आ रहा है वो शॉर्ट
वेव्स की फॉर्म में आ रहा है। ये वहां पे डायग्राम फटाफट बनाएंगे, आप ध्यान रखिएगा। मैं डायग्राम इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि यही डायग्राम आप वहां पे फटाफट बनाएंगे, जिससे क्या होगा, आपका जो एक्सप्लेनेशन है उस आंसर को लेकर वो बहुत अच्छा माना जाएगा। ये आपकी अर्थ है, मान लेते हैं आपको यहाँ खड़ा कर देते हैं, और आपको जैसे मैंने बताया था कि आपके ऊपर क्या है, एटमॉस्फेरिक लेयर्स है, ठीक है। ट्रोपोस, यहाँ कर देता हूँ थोड़ा सा लेंदी होगा, ट्रोपोस, स्टैटोस, मीजोस, थर्मोस, तुरंत 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 ड्रॉ करके आएंगे। ये जो शॉर्ट वेव्स हैं पेनिट्रेट करती हैं, चारों वेव्स को पास ऑन करती हैं आपके लिथोस्फीयर। ये क्या है आपका लिथोस्फीयर है। लिथोस्फीयर से स्ट्राइक होने के बाद किस में चेंज हो जाती है, लॉन्ग वेव्स में चेंज हो जाती है, ठीक है। ये किस में चेंज हो जाएंगी, लॉन्ग वेव्स में। और लॉन्ग वेव्स में चेंज होने के बाद ये बाहर की तरफ जो ये रेडिएशन है बाहर की तरफ जो है वो निकलने की कोशिश, जो सोलर रेडिएशन है बाहर की तरफ निकलने की कोशिश करता है। अगर आपकी ग्रीन हाउस गैसेज का अमाउंट आपके एटमॉस्फेयर में ज्यादा है तो ये बाहर निकल नहीं पाता है, और जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं कि भाई उसी से क्या शुरू हो जाता है फिर ग्लोबल वार्मिंग। क्यों? क्योंकि जो ये हीट है, ये क्या है आपकी हीट, ये बाहर की तरफ क्या नहीं कर पाती, स्केप नहीं कर पाती है, स्पेस में स्केप नहीं कर पाती है, इसी एटमॉस्फेयर में वो क्या हो जाती है, बंद के रह जाती है, ट्रैप हो जाती है, ठीक है। हीट क्या हो जाती है यहाँ पर, ट्रैप हो जाती है, और धीरे धीरे यही ग्रीन हाउस गैसेज आपकी लिए क्या करते हैं, ग्लोबल वार्मिंग का कारण। यहाँ एक और बात आपको जाननी जरूरी है कि ग्रीन हाउस गैसेज आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर सस्टेनेबिलिटी इन लाइफ या सस्टेनेबिलिटी ऑफ लाइफ ऑन दी अर्थ। क्योंकि अगर ये आपकी अर्थ में गर्माहट ना हो, हीटअप ना हो, तो फिर तो यहाँ रहना भी क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो ये फटाफट आप यहाँ पे क्या करेंगे, स्टूडेंट्स डायग्राम बनाएंगे और आगे बढ़ना शुरू करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। देयर इज अ कंसर्न दैट इंक्रीजिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दीज ग्रीन हाउस गैसेज, जो ये आप ऊपर सारी देख रहे हैं और आगे भी पढ़ेंगे इनके बारे में, अलॉन्ग विद मैन मेड क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है भाई, हमारा भी इसमें क्या आ गया, पार्टिसिपेशन आ गया, मे इनहांस द ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड कॉज सरफेस टेम्परेचर टू रेज, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई कि ग्लोबल वार्मिंग धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, ठीक। सच एन इंक्रीज इन द टेम्परेचर ऑफ अर्थ सरफेस इज रिवर्ट्स टू एट ग्लोबल वार्मिंग। तो एक डेफिनेशन आप लिख दी, उसके बाद उसको डायग्राम से प्रेजेंट करें, उसको उसके बाद फ्लोचार्ट से प्रेजेंट करें, तो आपका देखिए आंसर कितना अच्छा बनता है। Then rapid increases in the concentration of these gases have been observed, particularly during the last 50 years due to the anthropogenic activity, जो हम ह्यूमन बींग्स की एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी हुई है, शुरू हुई है। और लगातार जो हम लोग क्या कर रहे हैं, लगातार जो फॉसिल फ्यूल बर्न कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि भाई 18th सेंचुरी के आसपास हमारे यहाँ क्या शुरू हुई, इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुआ, ठीक है। और इसी इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण जो है ह्यूज अमाउंट ऑफ जो फॉसिल फ्यूल है, यानी कि फॉसिल फ्यूल का जो बढ़ना है वो क्या हो गया, यूज होना बढ़ गया। अब फॉसिल फ्यूल जब ज्यादा यूज होगा तो ज्यादा ऑटोमोबाइल्स यूज होंगे, ज्यादा इंडस्ट्रीज यूज होंगी, तो ये जो ग्रीन हाउस गैसेज है इसका हर जो कंट्रीज है ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगी, इमिशन करेंगे। यहाँ एक और बात आपको जानना जरूरी है, और जो आप वहाँ पे पॉइंट लिख के आ सकते हैं कि मेजोरिटी ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज के लिए जो रिस्पॉन्सिबल रहे हैं वो आपके डेवलप्ड नेशन रहे। उन्होंने अपने टाइम पे तो इंडस्ट्रियलाइजेशन कर लिया, अब जब हमारे डेवलपमेंट की बात आई तो फिर हम पे ढेर सारे क्या लग रहे हैं, बैंड लगने शुरू हो रहे हैं। क्या ग्रीन हाउस गैसेज एंड देयर कॉन्सेंट्रेशन एन एनुअल रेट ऑफ इंक्रीज, ठीक है। तो ये जो चार्ट है, अगर आपको ये चार्ट याद हो जाए और एग्जामिनेशन हॉल में ये अगर आप चार्ट बना के आ सकें, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड 35800, हाँ 0.4 आपका हो गया, मीथेन हो गया, ठीक है, एटमॉस्फेरिक कॉन्सेंट्रेशन क्या है इसका 1.6500, 1.6, ठीक। नाइट्रस हो गया 3404, 0.25 इसका एनुअल रेट ऑफ इंक्रीज है। तो ये एनुअल रेट ऑफ इंक्रीज जो है ये एक स्टैंडर्ड दे रखा है किस हिसाब से पूरी दुनिया में जो है ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ रहा है, उस हिसाब से आपका एनुअल रेट ऑफ भी बढ़ रहा है। फिर ओजोन का हो गया, CFC11 हो गया, CFC12 हो गया, और आपकी कार्बन टेट्राक्लोराइड हो गई, कार्बन मोनोऑक्साइड। देखो मैं फिर से बोल रहा हूँ कि जितने ज्यादा आप टेक्निकल जार्गन वर्ड्स लिख के अपने मेंस के आंसर शीट में आएंगे उतना ज्यादा एग्जामिनर आपको क्या देगा, नंबर देगा। और हमेशा ध्यान रखना आपको क्वालिटेटिव लिखना है, ना कि क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव लिखोगे कोई नंबर नहीं मिलेगा। तो देखो यहाँ पे अगर देखें 1 2 3 4 5 6 7 8, इन सब 8 गैसों के नाम अगर आप एक बार में लिख दें वहां पे एग्जामिनर के सामने, तो देखो आपको कैसे मिलता है नंबर, बहुत बढ़िया नंबर मिलेंगे। जैसे आंसर शुरुआत करें तो यहाँ पे क्या हेडिंग, हल्का सा फ्लोचार्ट बना हो तो ग्रीन हाउस गैस दिया, उसके आगे एरो बना के बॉक्स में ये सारे के सारे जो आपके हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सारे के सारे ग्रीन हाउस गैसेस के नाम लिखते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग।
अब ग्रीन हाउस गैसेस में कुछ कुछ जो मेन गैसेस है पहले उनके बारे में पढ़ेंगे और वही आप आंसर शीट में अपने लिख के आएंगे। जैसे सबसे पहले हम लोग लेंगे क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो देखिए कार्बन डाइऑक्साइड ऑकर्स नेचुरली इन द एटमॉस्फेयर एंड is the most common greenhouse gas as it's responsible for about 50% of the heat retained by the atmosphere। तो जो आपकी लॉन्ग वेव्स में के तौर पे जो हीट बाहर स्केप नहीं कर पाती है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड लगातार बढ़ती जा रही है और जो टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, तो उसमें सबसे बड़ा रीजन आप कह सकते हो, किसको मान सकते हो और लिख सकते हो, कार्बन डाइऑक्साइड। देन कार्बन डाइऑक्साइड स्ट्रांगली एब्जॉर्ब इंफ्रारेड रेडिएशन इन दी 12,500 टू 7,000 nm बैंड। एक फ्रीक्वेंसी आपकी होती है वो चीज। तो ये देखो पॉइंट अगर आप लिखा हुआ देखो कितने अच्छे नंबर मिलते हैं आपको। Human exhale it while plants breathe, it is using carbon it contained to manufacture the carbohydrate they need। तो ये एक नेचुरल प्रोसेस है जिसमें हमारे जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं या क्या कह लो जितने भी आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं पूरी दुनिया में, चाहे वो माइक्रो हो या मैक्रो हो या मैमल्स हो, सब एज जो है कि एक्सेल के समय क्या निकालते हैं अपने शरीर से, CO2 बाहर निकालते हैं। बट उसी रेशो में उसको इस्तेमाल करने वाले आपके क्या है, प्लांट्स भी हैं जिनमें क्लोरोप्लास्ट है और उसको CO2 को यूज करके वो क्या बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। ठीक है, ये तो प्लांट्स करते हैं, पता ही होगा ना आपको कि प्लांट जो है वो CO2 का यूज करते हैं और आपके लिए क्या बनाते हैं, ऑक्सीजन प्लस आपके लिए फूड बनाते हैं जो कि क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में होता है। ये भी आपको याद रखनी जरूरी है। देन carbon dioxide concentration have increased by nearly 25% since beginning of the industrialization। जो मैं आपको बोल रहा था कि 18वीं सदी के बाद जो है, जो जिस हिसाब से इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ा है तब से लेकर आज तक 25% जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बढ़ चुका है। ध्यान रखिएगा इस डेटा को जब आप लिखेंगे उसको आप अंडरलाइन जरूर करेंगे, भूलिएगा मत अंडरलाइन करना, क्योंकि एग्जामिनर को आप समझ सकते हैं कि एग्जामिनर जो होते हैं जब एक बार में सुबह से शाम तक बैठते हैं तो मोस्ट प्रॉब्ली 100, 150, 200 कॉपी चेक कर रहे होते हैं। अगर आपने उसको हाईलाइट करके उसको अट्रैक्ट नहीं करवाया, आपको उसको दिखाना है कि आपने लिखा क्या है, उसको सर्च नहीं करना, उसको कोई चीज पड़ी कि वो आपके लिए सर्च करेगा। ठीक है, द मेन कॉज ऑफ दिस हैड अनडाउटली बीन द बर्निंग ऑफ फ्यूल, क्योंकि क्रूड ऑयल यूज कर रहे हैं, during which carbon is fuel oxidized to carbon dioxide and released into atmosphere। ठीक है, ये जैसे गाड़ियों में जब बर्निंग होती है और कार्बन जलता है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है। Then CO2 is emitted during extraction and distribution of fossil fuel। तो ये भी एक कारण है CO2 का किसमें आना, एटमॉस्फेयर में आना। Then CO2 is removed from the atmosphere by a complex network of natural sink। और मेनली कहते हैं जो अब तक रिसर्च हुई है कि CO2 बहुत ज्यादा किसमें जाके, ओशन है जो उसमें जाके आपका क्या हो जाता है, सिंक जो है वो हो जाता है। एक अच्छी प्रोसेस है, नेचुरल प्रोसेस, जैसे कि लिखा भी है मैंने। मोस्ट एस्टिमेटेड सजेस्ट दैट 40% of the CO2 being released at present is absorbed by the ocean। चाहे वो क्या हो, आपके अटलांटिक ओशन हो, चाहे वो आपका पैसिफिक ओशन हो, और चाहे वो आपका क्या हो, इंडियन ओशन। तो ये बहुत नेचुरली बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं तीनों ओशंस, कि ये 40% तक की कार्बन डाइऑक्साइड जो नेचर की है उसको एब्जॉर्ब कर रहे हैं, जिससे आपकी ग्लोबल वार्मिंग ना के बराबर हो रही है। ठीक, अभी ना के बराबर मतलब हो तो रही है बट संभाल रहे हैं। Another important and related thing is photosynthesis। मतलब जितने प्लांट्स होंगे या जितनी ग्रीनरी होगी आपके चारों ओर या आपके वर्ल्ड में, उतने ज्यादा प्लांट्स क्या करेंगे, विद द प्रोसेस ऑफ द फोटोसिंथेसिस कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करेंगे, उससे कार्बोहाइड्रेट बनाएंगे और आपके लिए ऑक्सीजन बनाएंगे। तो इसलिए तो कह रहे हैं कि भाई फॉरेस्टेशन बढ़ाते जाओ। However, CO2 is released again when plants and plankton decay or are eaten by the animal। तो हम सबको पता है कि जब भी आपका कोई प्लांट या एनिमल मरता है तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, डीकम्पोजिशन करते हैं, डीकम्पोजिशन करते हैं। और इस डीकम्पोज में अब आपका दिमाग में आना चाहिए कि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो डीकम्पोजिशन कर रहे हैं, इससे क्या नेचर के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारा जो प्लांट्स होते हैं और जो एनिमल बॉडी होती है, ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जो प्लांट बॉडी होती है और जो एनिमल बॉडी होती है वो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड से बनी होती है। ये वर्ड वहां लिख के आओगे आप लोग, अगर इसको एक्सप्लेन करना होगा तो, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड से बनी होती है। ठीक है, और इस कंपाउंड को दोबारा नेचर यूज कर सके तो इसका सिंपल यानी कि और कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड का
सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड में कन्वर्ट होना बहुत जरूरी है, और ये करता कौन है? ये करता है आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म। पर इस प्रोसेस के दौरान, यानी कि जो आपके कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड को सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड में चेंज करना है, इसके दौरान CO2 भी निकलती है, ये बात भी सच है। रफली 1/2 of the carbon dioxide released into atmosphere remain there, and other half being absorbed by the ocean and plants. Then CO2 escape when coal is dug, जैसे कि आप यहाँ तस्वीरों में देख रहे हैं कि जब जहाँ पे कोल माइनिंग होती है वहां से भी अच्छा खासा CO2 निकल रहा होता है। when oil is pumped out from the well, जैसे कि ऑयल निकाला जा रहा है, क्रूड ऑयल, तो आप सोचिए कोल और क्रूड ऑयल को निकालते में भी CO2 बाहर निकल रहा है, एटमॉस्फेयर में जाता है, और कोल और क्रूड ऑयल को बर्न करते समय, यूज करते समय भी क्या हो रहा है? CO2 ढेर सारा एटमॉस्फेयर में जा रहा है। Oil drillers sometimes simply flare or burn off the gas or release it directly into the atmosphere, particularly if the well is too for gas pipeline, तो वो भी जलाते हैं। CO2 is removed from the atmosphere by a complex network natural sink। ये थोड़ा रिपीटेशन हो गया वर्ड का, ठीक है, इसको छोड़ देते हैं। Most estimates say that about 40% of CO2 release at present absorbed by the ocean। थोड़ा रिपीट हो गया लाइन। Then ये भी वही चीज रिपीट हुआ थोड़ा सा, कॉपी पेस्ट में थोड़ा सा वो हो गया हमारा लिखने में, थोड़ा सा टाइपिंग करने में। अच्छा, फीचर ऑफ अर्थ क्लाइमेट डिपेंड ऑन हाउ मच कंसंट्रेशन ऑफ अदर ट्रेस गैसेस लाइकली टू इंक्रीज द कमिंग। ठीक, तो देखो ये क्या लिखा हुआ है कि फ्यूचर ऑफ द अर्थ क्या डिपेंड करेगा, किस तरीके से आपके क्लाइमेट में जो ये खासतौर पे जो CO2 है वो कितने अमाउंट में पहुंचने वाला है, और ये टोटली डिपेंड करता है किसके हाथों में? हमारे हाथों में, कि हम किस तरीके से उसको कंट्रोल कर सकते हैं। देन रीसेंट मॉडल ऑफ ग्लोबल कार्बन साइकिल प्रिडिक्ट्स दैट, ये एक नई जो आपकी स्टडी है वो आई है कि फ्यूचर कार्बन डाइऑक्साइड लेवल वुड रीच 367 एंड 531 ppmv एज द लोअर एंड अपर लिमिट। ठीक है, यानी कि आप सोच सकते हैं लोअर 367 रहेगा और अपर 531 रहेगा। ठीक, ठीक है, तो इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। देन ये एक कार्बन साइकिल है, और इसको भी अगर आप ड्रॉ कर सके, अब देखिए इसमें फैक्ट्रीज हो गई, ये पिलर्स हो गए, अगर ये आप बना, मतलब बहुत शॉर्ट फॉर्म में आपको बनाना है कि किस तरीके, देखिए कार्बन साइकिल जो है वो क्या कर रहा है? ट्रैवल कर रहा है। इसको हम अगले लेक्चर में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी एक समझाने के लिए आपके सामने रखा है मैंने। देन आते हैं अगली, हम लोग जो ग्रीन हाउस गैस है वो हमारी है क्या? मीथेन। ठीक है, मीथेन प्रेजेंट टू एन एक्सटेंट ऑफ अबाउट 1.8 ppm। ठीक है, ये फिगर जरूर लिख के आना। in the atmosphere is another important greenhouse gas. Its level in atmosphere have been increased at a rate of about 1.1% annually over the past decade. यानी कि पिछले 10 सालों के अंदर अंदर इसका जो रेट ऑफ इंक्रीज हुआ है वो 1.1% आपका हुआ है। ठीक है, देन रूमिनेशन, जो ये जुगाली करते हैं ना एनिमल आपके, जैसे गाय हो गए, भैंस हो गए, उनको बोलते हैं रूमिनेशन, राइस फार्मिंग एंड फॉसिल फ्यूल। ये 3 फैक्टर आपको ध्यान रखने हैं और वहां एग्जाम में आपको लिख के आने हैं। एंड फॉसिल फ्यूल बर्निंग अपीयर टू कंट्रीब्यूट द मोस्ट इन रफली इक्वल अमाउंट एंड मार्श प्लेसेस, एंड कोल माइनिंग मेक द मोस्ट ऑफ द रेस्ट। ठीक है, तो ये कई फैक्टर्स हैं, 4-5 फैक्टर्स हो गए जो मीथेन का लगातार इमिशन कर रहे हैं, और ये मीथेन लगातार जाके आपके एटमॉस्फेयर में मिल रही है। एवरी ईयर एन एवरेज ऑफ 4 to 5 million tons of methane are released into the atmosphere। ठीक है, तो इतनी आपकी मीथेन निकलती है। ये फिगर आप देखिए स्टूडेंट्स, आपको लिख के आना है वहां पर। देन कन्वर्टिंग लैंड टू एग्रीकल्चर, क्योंकि लगातार क्या हो रही है भाई, हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है। अब जब हमारी पॉपुलेशन बढ़ेगी, उनको खिलाने के लिए हमें फूड ग्रेन चाहिए, फूड ग्रेन चाहिए तो हमें बड़े इलाके में क्या करनी पड़ेगी? अपना एग्रीकल्चर वर्क करना पड़ेगा, पर्टिकुलरली राइस पैडीज। ठीक है, रिलीज मीथेन। तो अब आप ये समझिए, दुनिया में 2 ऐसी कंट्रीज हैं, जैसे कि एक आपका चाइना जो सबसे हाईएस्ट पॉपुलेशन है, और सेकंड नंबर पे आपका हमारा इंडिया। और इनकी जो ईटिंग हैबिट है, चाइना के लोगों की जो आपकी ईटिंग हैबिट है, ठीक है, जो चाइना के लोगों की आपकी ईटिंग हैबिट है, और प्लस जो हमारी ईटिंग हैबिट है, इन दोनों में, यानी कि हम इंडियंस की जो ईटिंग हैबिट है, हम दोनों में जो है वो क्या है भाई? ह्यूज अमाउंट ऑफ क्या यूज करते हैं? राइस अलग अलग फॉर्म में यूज करते हैं। ठीक है, तो एज यूजुअल है कि जब हम लोग की ईटिंग हैबिट में राइस खाना लिखा है, तो एज यूजुअल है कि हमारे बड़े इलाकों में क्या होती है, जो कि राइस की खेती होती होगी, पैडी की खेती होती होगी, चाहे चाइना हो चाहे इंडिया हो। और हम लोग इसी वजह से क्या है, मीथेन के एक बहुत बड़े क्या माने जाएंगे? इमिटर माने जाएंगे। ठीक, मीथेन इज डिस्ट्रॉयड बाय रिएक्शन विद द अदर केमिकल्स
and oxidation in the atmosphere, giving it a life of about 10 years. तो एक ये अच्छी बात भी है कि ठीक है मीथेन का एमिशन हो रहा है, लेकिन 10 ईयर के साथ साथ में एक मीथेन जब निकलती है तो उसकी इतनी लाइफ क्या होती है, लाइफ मानी जाती है. Methane is also released when natural gas escape from oil, gas wells and pipe fittings. ठीक है, वो मीथेन का हम वो करते हैं ना, ट्रांसपोर्टेशन मीथेन का करते हैं, एक शहर से दूसरे शहर अब भेजते हैं, तो उसमें भी आपका लीकेज होता है. नेचुरल गैस टिपिकली 85 to 90% मीथेन, नेचुरल गैस में भी मीथेन आपकी होती है. एनुअल इमिशन फ्रॉम द पाइपलाइन और थ्रू आउट बी अबाउट 10 to 20 मिलियन टन. जैसे यूरोप है, अमेरिका है, वहां पे घरों को गर्म करने के लिए मीथेन का यूज करते हैं, जलाते हैं उसको, तो उसमें भी 2 से 5% आपका जो है ट्रांसपोर्टेशन के दौरान जो मीथेन होती है वो पाइपलाइन से एस्केप होके कहाँ पहुंच जाती है, एटमॉस्फेयर में पहुंच जाती है. ठीक है. देन मीथेन इज रिलीज इनटू एटमॉस्फेयर व्हेन कोल माइनर्स ब्रेक ओपन गैस पैकेट. ये आपको कोल माइनिंग में वहां मिलेंगे. ठीक है. इन द कोल्स एंड कोल बेयरिंग रॉक्स. ठीक है, जब ब्लास्टिंग होती है, कोल माइनिंग करते हैं, तो उसमें भी आपका मीथेन निकलती है. तो ये कीवर्ड लिख के ना, कहां से निकलती है, ओपन गैस पैकेट्स इन दी कोल. In general, lower quality coals such as brown coal और lignite coal have lower methane. आपने पढ़ा होगा 4 टाइप के कोल्स होते हैं जब आपने अपने प्रीलिम्स की पढ़ाई की होगी. Contain then higher quality coal such as bituminous और anthracite, जिसमें से bluish flame निकलती है, तो उसमें क्या होगी, ज्यादा क्वांटिटी में क्या होती है, आपकी मीथेन होती है. Coal buried under high pressure deep in the earth hold more methane. And underground mining technique allow additional methane to escape from both the coal that is removed and coal bearing rock. कि क्या था कि शुरू में हम लोग बहुत इतना ज्यादा इन डेप्थ में जाके माइनिंग नहीं कर पाते थे, टेक्नोलॉजी नहीं थी, लेकिन अब टेक्नोलॉजी जो है वो हमारे लिए अब अभिशाप बनता जा रहा है, क्योंकि जो डीप माइनिंग की जो आपकी टेक्निक है, उससे जो डीप में, अर्थ के डीप में, लिथोस्फीयर में जो मीथेन थी वो अब बाहर निकलना शुरू हो रही है. ये बात उसमें बोली गई. देन methane concentration have roughly doubled from pre-industrial level of about, देखो कितनी होगी भाई, 18th century के पहले अगर 0.7 ppm थी, ppm भी थी, तो after the industrialization in the today's current scenario it is what, 1.65 ppm, and that becomes very harmful for our environment as well as increase the global warming. तो इस लेक्चर को यहीं तक रखते हैं. इसी को अगले लेक्चर में जो और ग्रीन हाउस गैसेस है उनके बारे में हम लोग आगे पढ़ना शुरू करेंगे.